हैदराबाद स्टडी गेमर्स, आज तारीख है 4 मार्च 2021। चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने के पहले हम कार्टून का मेन समझ लेते हैं। एक तरफ कोरोना का वैक्सीन लगाने के बाद उसके दूसरे हाथ पे पावर आ जाती है कि वो कोरोना के अगेंस्ट में बहुत अच्छे से फाइट कर सकता है। इस पूरे कार्टून में इसी बात को एक्सप्लेन किया गया है। अब हम अपने नेक्स्ट वन आर्टिकल की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारे पास जो पहला वाला आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, वो कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी के द्वारा लिखा गया है। कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी कहती हैं कि पीएम मोदी जैसे ही पावर में आते हैं उसके बाद से 8 नवंबर 2016 को वो क्या करते क्या हैं वो कि डीमोनेटाइजेशन लेकर के आते हैं, जिससे बेरोजगारी की समस्या और भी ज़्यादा अपहोल्ड हो जाती है। फिर उसके बाद कहते हैं कि बिना प्रॉपर थिंकिंग के, बिना प्रॉपर प्लानिंग के उन्होंने क्या किया कि जीएसटी को इम्प्लीमेंट कर दिया। तो जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन से हुआ क्या कि जो वेरियस रोजगार थे, इंडस्ट्रीज़ थी, जो माइक्रो लेवल की जो इंडस्ट्रीज़ थी, कह रहे हैं कि वो क्या होती है, काफ़ी परेशान होती हैं और इससे भी काफ़ी लोगों की नौकरी चली जाती है। कह रहे हैं कि अगर हम इन दोनों को अगर हम छोड़ भी दें तो उसके बाद से कह रहे हैं कि जो एक प्रोसेस से डिसइन्वेस्टमेंट होना चाहिए था, कह रहे हैं उसकी जगह बिल्कुल स्ट्रेसफुल हो करके ये जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर तरीके से सेल कर रहे हैं। ठीक है, राइटर फिर यहाँ पे एग्जांपल भी देती हैं। कहती क्या है कि देखिए आपने एलआईसी को मजबूर किया कि वो आईडीबीआई बैंक के शेयर को परचेज कर ले। ठीक है, फिर आपने ओएनजीसी को, मतलब जो वेरियस कंपनीज हैं, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज हैं, कह रहे हैं आप उनको फोर्स कर रहे हो कि जो लॉस मेकिंग प्राइवेट कंपनीज हैं, कह रहे हैं आप उनके शेयर को परचेस करने के लिए आप उनसे बोल रहे हो। ठीक है, कह रहे हैं कि आप प्राइवेटाइजेशन बैंकिंग सेक्टर में भी आप प्राइवेटाइजेशन लेकर के आना चाहते हो। कह रहे हैं कि यस बैंक जैसी और भी जो बैंक्स हैं, कह रहे हैं उनके फेलियर किसी से छिपा हुआ नहीं है। कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन का मीन बिल्कुल भी नहीं वो बहुत अच्छा हो जाएगा। कह रहे हैं कि पीएम मोदी को ये बात याद रहना चाहिए कि जब उन्होंने डीमोनेटाइजेशन किया था तो उस वक्त मनमोहन सिंह ने बोला था कि इंडिया की जीडीपी 2% से नीचे गिर जाएगी। और अगर आप आज के तारीख में देखोगे तो कह रहे हैं कि जीडीपी गिरी ही है, जीडीपी बढ़ी नहीं है। राइटर फिर आगे कहते हैं कि इसका एक प्रोसेस होता है। कह रहे हैं कि आपको ग्रेजुअली डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ना कि पब्लिक असेट को बेच देना चाहिए। कह रहे हैं पब्लिक असेट को बेचने से होता क्या है कि जो रिजर्वेशन वगैरह मिलता है, जैसे SC STs को, OBC को रिजर्वेशन दिया जाता है, तो वो PSUs में भी रिजर्वेशन उनको मिलता है। कह रहे हैं कि उनका जो ग्रोथ हो रहा था, ठीक है, हम एक सोसाइटी को क्या कर रहे थे, हम अपहोल्ड कर रहे थे। कह रहे हैं वो भी क्या हुआ, इससे कम हुआ है और इससे धीरे धीरे वो समाप्त होता जा रहा है। फिर कहते हैं कि देखिए आप बैंकिंग सेक्टर में आपने किया क्या है कि चलिए ठीक है आप उनको प्राइवेटाइज कर रहे हो, बट एक और बात यह है यहाँ पर कि जो प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्रीज हैं, जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज वो हैं, बैंक्स हैं, कह रहे आप उनको लॉस मेकिंग बैंकिंग के साथ क्या कर दे रहे हो कि मर्ज कर दे रहे हो। तो इससे हो क्या रहा है कि उनका भी बैलेंस शीट खराब हो जा रहा है कि जो प्रॉफिट मेक कर रही थी। आपको उसके मैनेजमेंट पर ध्यान देना चाहिए और ना कि सीधा सीधा आप उनको क्या कर दोगे कि सेल कर दोगे। राइटर फिर अगेन क्रिटिसाइज करती हैं, कहते हैं कि आपका जो अगला वाला कदम है कि आप LIC को क्या कर रहे हो कि आप उसका IPO लेकर के आने वाले हो। IPO मतलब यह हुआ कि अब आप LIC का शेयर कोई भी खरीद सकता है। अभी तक क्या था कि पूरी 100% होल्डिंग किसके पास थी, गवर्नमेंट के पास थी। अभी क्या हो जाएगा कि जैसे ही वो IPO आता है तो आप भी अगर उसके लॉट की अगर कीमत 100 रुपये या 150 रुपये, तो आप भी शेयर होल्डर बन सकते हो LIC के। तो LIC क्या है, एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। राइटर कहती हैं अगर आप ऐसा करते हो तो LIC बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट को क्या करता है, फाइनेंस करता है। जैसा हम सभी जानते हैं कि LIC में होता क्या, ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी के पास क्या पैसे बहुत बड़ी मात्रा में इसके पास आ जाते हैं और लाइबिलिटी भी बहुत कम होती है। कह रहे उसे डिविडेंड पे करना पड़े, इंटरेस्ट पे करना पड़े, कह रहे ऐसा बहुत कम होता है। ठीक है, अब चूंकि LIC के पास एक बड़ा फंड होता है तो करता क्या कि गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर देता है और बहुत ही कम कीमत पर। राइटर फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रेज करती हैं, अच्छा अब आप ये बताइए कि अगर आप LIC को अगर आप डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू, अगर आप IPO के थ्रू अगर आप इसको बेच देते हो, कह रहे आपको शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट तो हो जाएगा। ठीक है, आपके पास स्कीम वगैरह चलाने के लिए, आपके पास करेंसी वगैरह के लिए आपके पास पैसे तो बहुत ढेर सारे आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या होगा, कहने की गवर्नमेंट को LIC फंड करती है वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। कर आप उसके लिए पैसे कहां से लेकर के आओगे, और आप
जो मेरी पॉलिसी होगी, कह रहे 2019 में हमारा एजेंडा भी था कि हम केवल उन्हीं सेक्टर्स को, उन्हीं जो पीएसयूज़ हैं उसमें डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे जो नॉन कोर होंगी, क्योंकि कोर इंडस्ट्रीज़ को हम बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाएंगे, और जो स्ट्रेटजिक पीएसयूज़ होंगी कह रहे उस पर तो हम बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाएंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हो, चाहे वो कोर हो चाहे वो नॉन कोर हो, कह रहे हैं आप उस पर क्या कर रहे हो, कह रहे वो आप उसमें डिसइन्वेस्टमेंट और उसके शेयर को कौड़ियों के दाम पर बेचने का प्रयास कर रहे हो। कह रहे आप उसके मैनेजमेंट को इंक्रीज करने का प्रयास नहीं कर रहे हो, आप बेसिकली उनको सेल करने की कोशिश कर रहे हो, राइट। तो राइटर इस वाले आर्टिकल में यही इतनी बातें एक्सप्लेन करती हैं और फर्दर ये सजेस्ट भी करती हैं, कहती हैं कि गवर्नमेंट को पीएसयूज वगैरह को बेचने के बजाय कह रहे उसके इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के बेसिस पर उससे डील करना चाहिए। कह रहे हैं कि एक इंडिविजुअल पीएसयूज की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या प्रॉब्लम है, कह रहे आप इंडिविजुअल लेवल पर जा करके अगर आप उसे सॉल्व करोगे तब जा करके पीएसयूज क्या होंगे कि वापस से बैक टू प्लेटफॉर्म पर अपने आ सकेंगी। और ये गवर्नमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है कि गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में कितनी इंडस्ट्रीज प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रही हैं, कह रहे हैं कि उसके रेपुटेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो हमारा ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया। अभी हम अपने नेक्स्ट वन आर्टिकल की ओर मूव करते हैं। जो नेक्स्ट वन आर्टिकल हमारे पास वो टैक्सेशन के रिगार्डिंग है। देखिए हुआ क्या कि एफडीआई और एफआईआई इंडिया में क्या होता है कि इनफ्लो हो रहा है इक्विटी मार्केट में। वन मोर थिंग, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि इक्विटी मार्केट और जो एफडीआई के थ्रू जो भी पैसा आता है, ठीक है, अब पैसा अगर कोई दो तरीके से इन्वेस्ट करेगा, या तो यहाँ पर पूरी तरह से अपनी वो कंपनी लेकर के आए और यहाँ पर बिजनेस करे, जॉब को क्रिएट करे। एक दूसरा तरीका होता है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो एफआईआई होते हैं, कह रहे वो यहाँ पर केवल शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। केवल शेयर मार्केट में पैसा लगाने से क्या होगा कि एक लार्ज अमाउंट में पैसा कैश फ्लो क्या होता है कि इनफ्लो हो जाता है इंडिया में। अब ये अच्छा है या बुरा है, देखिए इसको आप दोनों तरीके से ले सकते हो। ये अच्छा इस सेंस में हो जाता है कि हमारे यहाँ की जो बिजनेसेस हैं, कह रहे हैं उनको बिजनेस करने के लिए क्या हो सकता है कि उनको एक लार्ज अमाउंट में पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, कैश फ्लो बढ़ जाता है हमारे यहाँ, हमारी रेटिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर हमारे पास एफडीआई अगर बड़ी मात्रा में आता रहेगा, जो कि इंडिया टॉप 12 में आता है, कह रहे अगर एफडीआई एक बड़ी मात्रा में हमारे पास आएगा तो हमारी क्रेडिट रेटिंग भी बढ़ जाएगी। और हमारी क्रेडिट रेटिंग अगर बढ़ेगी तो हमें वर्ल्ड बैंक से फाइनेंस लेने में, एडीबी से फाइनेंस लेने में, मतलब जो वर्ल्ड लेवल के इंस्टीट्यूशन है, कह रहे हमें उससे फाइनेंस लेने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। राइट, फिर यहाँ पर फोकस करते हैं, कहते हैं कि देखिए वोडाफोन और साइरस एनर्जी इन दोनों के साथ आपका इशू चल रहा है और आपने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगा करके वोडाफोन के साथ क्या किया था कि उसे परेशान किया था। तो वोडाफोन इंटरनेशनल वो आर्बिट्रेशन के पास चला गया, बोला कि नहीं ठीक है, ये गवर्नमेंट मुझे परेशान कर रही है और ये मुझसे 27,000 करोड़ रुपए ज़बरदस्ती के मांग रहे हैं। तो इंडिया के अगेंस्ट में इसका डिसीजन आ जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अगेंस्ट में इंडिया चला जाता है, बोलता है कि नहीं भाई, कह रहे हैं कि हमें तो 27,000 करोड़ रुपए चाहिए और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हम जैसे चाहें हम वैसे टैक्स ले सकते हैं। ठीक, राइटर फिर यहाँ पर कहते हैं कि देखिए अगर आप ऐसा करते हो वोडाफोन के साथ, ठीक है, तो आप सिंगापुर के साथ आपका बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है, कह रहे आपने उसके साथ बीआईटी क्या किया है कि साइन किया है। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक दूसरे के इन्वेस्टमेंट को आप क्या करो, रेस्पेक्ट करोगे, आप उसमें लॉस मेकिंग नहीं करोगे कि अगर किसी ने आपकी कंट्री में जाकर के इन्वेस्ट कर दिया तो आपने उसके पूरे पैसे को ही हड़प लिया, कह रहे आप ऐसा नहीं करोगे। कह रहे हैं ये लॉ आपके साथ किसके साथ है, सिंगापुर के साथ। आप इस बीआईटी को क्या करोगे, ब्रेक करोगे। फिर एक आती है कि कायरस एनर्जी के साथ भी सेम केस है, कह रहे हैं कि उसके साथ 9,000 करोड़ रुपए का क्या है कि टैक्सेशन का हवाला है कि आप उससे 9,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का क्या मांग रहे हो, टैक्स मांग रहे हो। कह रहे उसके साथ भी केस सेम है, कह रहे आपके अगेंस्ट में डिसीजन आता है, आप उसको वापस से क्या कर रहे हो कि सेटलमेंट के लिए बुला रहे हो। कह रहे हैं कि ये जो इस तरह का डिस्ट्रेस है, कह रहे हैं अगर आप कायरस एनर्जी के साथ आपके साथ प्रॉब्लम है तो आप यूके के साथ जो आपकी बीआईटी है, कह रहे आप उसे वायलेट कर रहे हो। कह रहे जब इस तरह से जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है, कह रहे अगर आप इसको अपने एग्रीमेंट को, अपने ट्रीटी को अगर आप वायलेट करते हो तो इंटरनेशनल लेवल पे आप अपना ट्रस्ट खो देते हो। तब आपके पास एफडीआई या एफआईआई आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, या फिर अगर वो आते भी हैं तो एब्रप्टली आएंगे और फिर तुरंत चले जाएंगे, मतलब लॉन्ग टर्म का आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं आने वाला है। और राइटर फिर कहते हैं कि ठीक है, आपने कायरस एनर्जी के साथ समझौता किया और
विश्वास के साथ आपने उनके साथ क्या किया, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आए और बोला कि चलो भाई ठीक है कि अभी आप 50% एटलीस्ट 50% आपके हम एसेट की वैल्यू का पैसा भी दे देंगे और 50% आपका टैक्स क्या कर देंगे, हम फ्री कर देंगे। बट स्टिल क्या है कि अब वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास केस गया हुआ है, तो इन सारी चीज़ों का फैसला भी अब वही करेगी। ठीक है, ये काम आपको पहले ही कर देना चाहिए था कि इंडियन लॉ की तरफ, और उनको इंडिया के जुडिशरी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है क्योंकि ये टाइम टेकिंग होती है। ठीक है, और राइटर इन्हीं सारी बातों को क्रिटिसाइज करते हुए कंक्लूड करते हुए कहती हैं कि इंडिया को अपने जो जितने भी BITs हैं कह रहे हैं कि कुछ हज़ार करोड़ रुपए के कारण और टैक्स के इस तरह के जो यूनिफॉर्मिटी कह रहे उसके कारण कह रहे आपको ट्रस्ट खोना नहीं चाहिए। इससे होगा कि लॉन्ग टर्म में इंडिया को लॉस हो सकता है। हमारा ये वाला आर्टिकल क्या हो गया, डिस्कस हो गया। अभी हम अपने नेक्स्ट वन आर्टिकल को रिमूव करेंगे रिगार्डिंग द ये कोरोना वैक्सीन की ड्राइव के है। ठीक है, 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन का ड्राइव स्टार्ट होता है। उसके बाद से होता क्या कि पहले हमने क्या किया था कि हेल्थ केयर वर्कर के पास बोला कि वैक्सीन पहुंचाएंगे, तो 3.5 मिलियन लोगों के पास, हेल्थ केयर वर्कर के पास चला जाता है। राइटर फिर कहते हैं कि देखिए जितना ज़्यादा एंथुसियाज्म इनका ये पहली वाली खुराक के लिए है, कह रहे हैं कि दूसरी वाली खुराक के लिए भी होना ही चाहिए। कह रहे हैं कि हेल्थ केयर वर्कर के साथ केस क्या है कि वो काफ़ी कॉन्शियस होती हैं। अगर एक बार उनके अंदर थोड़ी सी भी अगर इम्यूनिटी बन गई है तो वो खुद की केयर कर सकते हैं। वो इसलिए वो 4 वीक के बाद भी आए, 6 वीक के बाद भी आए या फिर 12 वीक के बाद आए। लेकिन जो 60+ वालों को जो ये वैक्सीन मिल रही है, 45+ वालों को जो वैक्सीन मिल रही है, कह रहे हैं उनको तो रेगुलर बेसिस पर 4 वीक के अंदर क्या करना होगा कि दूसरी वाली खुराक पे भी एंथुसियाज्म दिखाते हुए उसे लगवा लेना होगा। ठीक है, तो जिससे हमारी जो वैक्सीनेशन की ड्राइव है उसे सक्सेसफुल बनाया जा सके। ये वाला हमारा आर्टिकल डिस्कस हो गया। अभी हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करेंगे। वो देखिए मार्स के मिशन के रिगार्डिंग है। देखिए मार्स में इससे पहले 2011 में, नवंबर 2011 में क्यूरियोसिटी रोवर को लॉन्च किया गया था, जो कि वहाँ पर पहुँचता है अगस्त 2012 में पहुँच जाता है। तो वहाँ का जो क्यूरियोसिटी रोवर था, उसने क्या क्या सर्च किया, उसने वहाँ पर मीथेन को सर्च किया, उसने वहाँ पर वाटर के सिंपल को भी, कार्बन को भी वहाँ पर सर्च किया। अब उसके बाद एक परसिवरेंस रोवर रिसेंटली 18 फरवरी को क्या हुआ है, वहाँ पर पहुँचा है। ये लॉन्च कब किया गया था? ये लॉन्च किया गया था जुलाई 2020 में। जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया था। फिर अभी 2021 में 18 फरवरी 2021 में वहाँ पर पहुँचा है। अभी वहाँ पर करेगा क्या? वहाँ पर रॉक की सैम्पलिंग वगैरह, माइक्रो बायो होते हैं, कह रहे कि उनको क्या करेगा, सर्च करेगा कि आखिर ये वाटर के सिम्टम वगैरह है या नहीं है। अब राइटर यहाँ पर कुछ वेब सीरीज़ वगैरह, कुछ सीरियल वगैरह का रेफरेंस देते हुए कहते हैं कि इससे पहले भी गेस किया गया था कि मार्स में हो सकता है कि वाटर के सिम्टम हो, लेकिन मार्स में इतना ज़्यादा भी हीट नहीं है कि वहाँ पर बारिश हो जाए और बारिश होने की वजह से वहाँ पर लेक वगैरह डेवलप हो जाए। ठीक है, राइटर फिर आगे कहते हैं कि देखिए एलोन मस्क और जेफ बेजोस जैसे जो इंडस्ट्रीज हैं, जो बिजनेसमैन हैं, कह रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं कि वो मार्स तक सीधा उनकी फ्लाइट जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पर अर्थ पे बैठो और सीधा आपको वहाँ पर मार्स पे पहुँचा देंगे। मतलब मार्स को एक लाइफ के ऑप्शन के रूप में देखा जा रहा है कि चलो ठीक है, हम अर्थ से अगर हम माइग्रेट होते हैं तो हम मार्स में चले जाएंगे। राइटर यहाँ पर कंक्लूड करते हुए कहती हैं देखिए अभी तक आपको प्रॉपर एविडेंस नहीं मिला हुआ है किसी भी बात का, केवल आपने गेस किया हुआ है। और अब हो सकता है कि हेलीकॉप्टर के थ्रू ये जो परसिवरेंस रोवर 18 फरवरी में वहाँ पर उतरा है, कह रहे हो सकता है, कह रहे इसने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। कह रहे हैं कि जिस प्रकार की इसकी लैंडिंग है, पहली बार मतलब जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ये रोवर है, कह रहे इससे पहले ऐसा रोवर भेजा नहीं गया था वहाँ पर मार्स के उस प्लेनेट पर। हो सकता है कि ये कोई एविडेंस आपको दे दे, जिससे आपको मार्स में एक लिविंग बॉडी का आपको पास क्या मिल जाए कि एक एग्जांपल मिल जाए या फिर उदाहरण मिल जाए। ठीक है, अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हैं, कहने इसको प्रॉपर कंक्लूड नहीं करती, कहते कि वो होप नहीं दिखा रही हैं। ठीक है, तो हमारा ये वाला आर्टिकल क्या हो गया, डिस्कस हो गया। तो जितने भी रेलिवेंट आर्टिकल थे वो सारे आर्टिकल डिस्कस हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।